नमस्कार स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम एडवांस कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की एक बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरम 1/4 थ्योरम पर बात करेंगे। ठीक है, तो 1/4 थ्योरम को समझने से पहले आपको समझना होगा बी बैक कंजक्टर क्या होता है। ठीक है, ये यहाँ पर आर साइलेंट है ना, तो ये बोला जाएगा बी बैक कंजक्टर। ठीक है, तो बी बैक कंजक्टर क्या है, तो इसकी डेफिनेशन मैं आपको बताऊं कि F कहीं भी डोमेन में है, F बिलोंग कर रहा है डोमेन में, एंड Fz क्या है, Fz एक लॉरेंट सीरीज है जो कि Fz इज इक्वल टू z प्लस समेशन n 2 टू इन्फिनिटी a की n z की पावर n है। ठीक है, तो देन दो कंडीशन सेटिस्फाई हो भाई। फर्स्ट कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन ये है कि ए एन का मोड लेस देन इक्वल टू एन, जहां पर ये जो एन होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा। ठीक है, ये है। एक बात और बताऊं भाई, यहां तक देखिए बाई बैक कंजक्टर की डेफिनेशन मैं वैसे लिख रहा हूं, लेकिन अगर यहां तक आप लिखो तो ये कोई भी फंक्शन की डेफिनेशन है। कोई भी भाई, इस तरह से कोई भी फंक्शन कि व्हाट इज कोई भी फंक्शन, अगर आपसे पूछे कि एफ डी में कोई भी डोमेन है उसमें बिलोंग कर रहा है और एफ जेड लॉरेंट सीरीज है इस टाइप की, और ए एन लेस देन इक्वल टू एन है ना, और एन की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, 2 या 2 से बड़ी, तो यहाँ तक कोई भी फंक्शन की डेफिनेशन है। तो इसको इतनी अगर डेफिनेशन है कि भाई यहाँ तक कोई कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कोई फंक्शन, तो वो कोई भी फंक्शन है। अब ये कोई भी फंक्शन बाई बैक कंजक्टर कब बनता है, इसमें एक कंडीशन और सेटिस्फाई होनी चाहिए भाई। वो कंडीशन क्या है कि एफ डी कंटेन करेगा उन सभी W को, W सच दैट W उन सभी मतलब उन सभी W को कंटेन करेगा जहां पर मोड W क्या वो लेस देन इक्वल। तो ये सेकंड कंडीशन क्या बताती है कि एफ डी कंटेन ऑल W क्या है, कोई भी ओपन डिस्क सर्कुलर पाथ हो सकता है कोई भी, तो एफ डी कंटेन ऑल W हुज रेडियस लेस देन 1/4, जिस भी सर्कुलर पाथ की रेडियस 1/4 से लेस आएगी उनको एफ डी सबको कंटेन कर रहा है ऐसे W को। ठीक है, आया है ना समझ में। ये होता है हमारा बी बैक कंजक्टर। अगर यहाँ तक ये सेकंड कंडीशन हटा दे तो ये यहाँ तक है कोई भी फंक्शन। ठीक है, आया है समझ में। अब इसी को मैं बनाता हूँ 1/4 थ्योरम। अब 1/4 थ्योरम कैसे बनेगी, तो 1/4 थ्योरम। ठीक है, तो 1/4 थ्योरम की क्या डेफिनेशन बनेगी कि इफ एफ कोई भी डोमेन में, मतलब सेम ये सिस्टम रहेगा, बस यहाँ पर जो ये ए एन थी कि लेस देन इक्वल टू एन, तो ये यहाँ पर 2 हो जाएगा भाई। ठीक है, और यहाँ पर भी केवल ये चेंज होगा कि यहाँ पर जो ये था केवल ये A2 मोड के लिए है, यहाँ पर स्टेटमेंट A2 मोड लेस देन इक्वल टू 2, ये है बस। ठीक है, वहां पर क्या था, ए एन का मोड लेस देन इक्वल टू एन, और एन कहां से था, 2 से लेकर इन्फिनिटी तक, मतलब एन ये था ना, एन 2 या 2 से बड़ा हो सकता था। ठीक है, तो लेकिन यहां पर ये कंडीशन चेंज होगी, बाकी कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है ना, 1/4 थ्योरम की स्टेटमेंट समझ में आई है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बस केवल जो ये कंडीशन थी ना भाई, ये कंडीशन थी कि सभी एन यहाँ से हैं, ये कंडीशन अब कैंसिल कर दी जाती है इसमें। यहाँ पर 2 के लिए बात होती है, बस A2 का मोड लेस देन इक्वल टू 2 होगा। तो 1/4 थ्योरम 2 पार्ट है इसके, तो दोनों पार्ट हम प्रूफ करते हैं। फिलहाल मेरे ख्याल से स्टेटमेंट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो इसमें आपने कोई भी फंक्शन, बी बैक कंजक्टर और 1/4 थ्योरम की स्टेटमेंट को आपने देख लिया है। अभी प्रूफ करता हूँ, इम्पोर्टेंट थ्योरम है तो ध्यान से कीजिए। तो देखिए भाई, प्रूफ देखिए अब इसका।
तो प्रूफ एक हिसाब से हम पार्ट फर्स्ट का प्रूफ करते हैं। इस चीज़ को प्रूव करेंगे पहले कि a2 का मोड लेस देन इक्वल टू होगा 2 की। तो यहाँ पर हम एक टर्म को एज्यूम करते हैं कि जी स्क्वेयर जेड इज इक्वल टू एफ जेड का स्क्वेयर। ठीक है भाई, यहाँ पर ध्यान दीजिए ये जी पर मतलब ये होल का स्क्वेयर है यहाँ पर, लेकिन ये केवल थीटा का स्क्वेयर है, एफ जेड का स्क्वेयर इस तरह से है। ठीक है ना। तो ये जो चीज़ हमने एज्यूम की है इससे अब सारा काम चलेगा। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है कि जी स्क्वेयर जेड एफ जेड का स्क्वेयर। ठीक है, ये क्यों एज्यूम की है? क्योंकि ये यहाँ पर क्या है देखिए, ये लॉरेंट सीरीज है। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये सीरीज की तरह ही हमने इसी तरह से एज्यूम की है, इसके हिसाब से ही। तो जी स्क्वेयर जेड इज इक्वल टू एफ जेड स्क्वेयर। तो फिर हम क्या करेंगे, दोनों तरफ रूट करेंगे। तो जी जेड एफ जेड का स्क्वेयर और फिर एफ जेड स्क्वेयर अंडर रूट। ठीक है, ये आएगा समझ में। तो इतना समझ में आने के बाद अब हमने क्या करना, तो अब यहाँ पर हम कैपिटल जी है जो उसको ये मानते हैं कि वो 1/g है। ठीक है, तो ये है। तो इसमें अब देखिए यहाँ पर करता हूँ मैं इसको सोल्व। तो g इज इक्वल टू 1/g। g की वैल्यू बताइए भाई क्या है? भाई अभी निकाल ली है कि जी जेड मतलब इसकी वैल्यू ये है रूट एफ जेड का स्क्वायर, ये वैल्यू है। तो अब हम क्या करते हैं, 1 एफ जेड की वैल्यू है भाई हमारे पास, तो लेकिन ये है एफ जेड का स्क्वायर इस तरह से है। तो यहाँ पर जेड स्क्वायर को पुट करेंगे तो वो वैल्यू क्या बनेगी देखिए, जहाँ पर भी जेड है वहाँ पर जेड का स्क्वायर कर दें बस, समेसन एन टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा ए एन। यहाँ पर जेड स्क्वायर पुट करूँगा और एन भी है तो वो हो जाएगा जेड की पावर 2n। तो जो ये वैल्यू आई है इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दे भाई, और रूट में है तो रूट में ही पुट कर दे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये आएगा जेड स्क्वायर प्लस में समेसन एन टू इन्फिनिटी ए एन जेड की पावर 2n। ठीक है, देखिए भाई यहाँ पर हम करेंगे g इज इक्वल टू 1/, यहाँ से हम कॉमन लेते हैं जेड स्क्वायर। ठीक है, तो रूट के अंदर ही कॉमन लेना है भाई आपने, तो यहाँ पर ले लिया जेड स्क्वायर कॉमन, तो यहाँ पर बचेगा 1 प्लस समेसन एन टू इन्फिनिटी, और यहाँ पर आएगा ए एन जेड की पावर 2n। यहाँ पर जेड स्क्वायर नहीं है तो जेड स्क्वायर से हम डिवाइड दे देंगे भाई, है ना। आ रहा है ना समझ में, बस जेड स्क्वायर को कॉमन लिया भाई, यहाँ से 1 बचेगा, ये डिवाइड में आ जाएगा यहाँ पर। अब देखिए रूट को अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ से इस पर रूट अलग अप्लाई करेंगे और इस पर अलग, तो इस तरह से यहाँ पर रूट अलग अलग अप्लाई करेंगे तो वहाँ से बाहर जेड चला जाएगा और इस पर रूट हमारा अलग रह जाएगा। ठीक है ना भाई, जेड स्क्वायर इस तरह से कैंसिल हो जाएगा तो वहाँ पर जेड बचेगा। ठीक है, अब इतनी बात समझ में आने के बाद आपने क्या किया, और एक चीज़ ये भी समझ लीजिए कि देखिए a की पावर m और a की पावर n बेस एक जैसे हैं और डिवाइड में है, तो यहाँ पर जेड है ना, और पावर क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, तो ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं भाई। ठीक है, तो हमने इतना काम किया है। अब इस जेड को ही मैं थोड़ा आपको अच्छी तरह से लिख के दिखाता हूँ कि क्या है ये इस तरह से है कि 1/z और ये है 1 प्लस समेसन एन टू इन्फिनिटी ए एन जेड की पावर 2n-2। ठीक है, और इसकी पावर जो ये रूट है ये ऊपर ले गया हुआ तो भाई माइनस का 1/2 हो जाएगी इसकी पावर, क्योंकि रूट का मतलब 1/2 है ना। तो जो ये g आया है, अब यहाँ पर देखिए इस तरह से हमने g को फाइंड किया है, कैपिटल G को। ठीक है, हमने यहाँ तक कुछ नहीं किया, हम इसको एज्यूम करके चले थे तो z की वैल्यू निकाल ली थी इस तरह से, है ना। फिर हम कैपिटल G को 1/g और फिर वहाँ पर वैल्यू पुट की है, और कॉमन लेने के बाद g की वैल्यू ये आ जाएगी, थोड़ा हाथ सोल्व किया बस उसको। ठीक है, अब हम इस पार्ट में बायनोमियल थ्योरम लगाते हैं। ठीक है, तो बायनोमियल थ्योरम क्या कहती है, यहाँ पर लिखते हैं a प्लस b, यहाँ पर बायनोमियल लगाएंगे तो NC0, a की पावर दिस माइनस दिस मतलब n, और b की पावर हमेशा पैर वाली NC1, तो a की पावर दिस माइनस दिस और b की पावर पैर वाली NC2, a की पावर दिस माइनस दिस मतलब और फिर b की पावर पैर वाली।
तो इसी तरह से करते करते भाई हम लास्ट टर्म पर आएंगे NCN, a की पावर दिस माइनस दिस 0 हो जाएगी और b की पावर पैर वाली। तो ये बाइनोमियल थ्योरम होती है ना, ये फार्मूला है बाइनोमियल थ्योरम का। तो हम इसको ओपन करते हैं तो देखिए आपको क्या मिलता है। इसमें बाइनोमियल थ्योरम को ओपन करेंगे तो हमें ये जो टर्म है इससे कंपेयरिंग करेंगे तो a की वैल्यू हमें क्या मिलेगी 1 मिलेगी, b की वैल्यू ये कंप्लीट समेशन n टू इन्फिनिटी a की n z की पावर 2n माइनस 2 और n की वैल्यू है जो वो मिलेगी माइनस का हाफ, है ना। अब इसमें ओपन करें, किस तरह से ओपन होगा वो आपको पता है, इज इक्वल टू 1/z और यहाँ पर ओपन होगा तो NC0 मतलब 1 होगा, NC1 तो ये कुछ शॉर्टकट होते हैं, NC1 NCN, NC1 n होता है, NC1 1 और NC0 भी 1 होगा, ठीक है। और NCA NCB बराबर होंगे यदि a प्लस b n के बराबर है, ठीक है ना। ये कम्बिनेशन परमुटेशन में आपने पढ़ रखा है तो उसी का यूज करते हम चलेंगे, ये 1 है, ठीक है ना। तो इसको हम सोल्व करेंगे। वैसे NCR का फार्मूला क्या है, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। तो इसको सोल्व करते हैं, देखिए भाई। तो NC0 1 और a की पावर n और b की पावर 0, तो कुल मिलाकर ये देखिए NC0 a की पावर n b की पावर और इसकी पावर करेंगे तो 0, तो मतलब कुल मिलाकर ये भी 1, ये 1 की पावर कितनी ही हो 1, तो यहाँ पर 1 ही आएगा रिजल्ट, ठीक है ना। आ रहा है ना समझ में। और फिर प्लस में फिर आएगा NC1, यहाँ पर आएगा n और n कितना है, n है माइनस का हाफ और a की पावर n माइनस 1, तो a की पावर 1 की पावर तो 1 ही रहेगी और b की पावर b एज इट इज आ जाएगा ये, तो n टू इन्फिनिटी a n z की पावर 2n माइनस 2, ठीक है। अब सेकंड टर्म को ओपन करते हैं, सोल्व करेंगे तो ये n फैक्टोरियल मतलब कि ये कैसे खुलेगा, NC2 n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल। भाई वैसे तो हम इसको देखो इस फार्मूले से सोल्व करेंगे, NCR का फार्मूला ये होता है n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है ना। ये खुलेगा इस तरह से माइनस का हाफ, फिर इसमें से एक सब्ट्रैक्ट होगा, फिर n फैक्टोरियल, फिर n माइनस r फैक्टोरियल। तो इस तरह से हमने ओपन करना की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम क्या करेंगे थ्योरम को जो प्रूफ करेंगे तो वो इतने ही पार्ट से काम चल जाएगा, ठीक है ना। इन्हें जो थ्योरम प्रूफ करनी है वो केवल हमारा इस पार्ट से ही प्रूव हो जाएगी, तो ठीक है ना। इस कारण से हम नेक्स्ट टर्म को नहीं ओपन कर रहे, क्या कर रहे हैं हम इग्नोर कर रहे हैं, तो ठीक है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर ये यहीं पर क्लोज कर दूंगा और यहाँ पर लिख दूंगा कि इग्नोरिंग ऑल रिमेनिंग टर्म, ठीक है ना। जो रिमेनिंग टर्म यहाँ पर जो भाई बाइनोमियल थ्योरम में खोलूँगा तो प्लस ये 2 ही टर्म ली मैंने उसकी, जो तीसरी टर्म है वो नहीं लेंगे हम, क्योंकि जो हमने ये प्रूव करना है कि a2 का मोड लेस देन इक्वल टू 2 है वो हमारा इस पार्ट से ही प्रूव हो जाएगा, तो ठीक है ना। हमें ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत नहीं है, तो हम इतना ही करेंगे इसको बस, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए, ठीक है ना। वैसे आप खोल कर दिखाए तो कोई टेंशन नहीं हो, क्यों समय बर्बाद करें भैया, आपको ज़रूरत ही नहीं है जब उस चीज़ की, ठीक है। 1/z प्लस यहाँ पर देखिए अब ये हाफ है माइनस का हाफ और इसको यहाँ पर पुट करें वैल्यू, 2 से चालू है वैल्यू, तो a2 यहाँ पर सोल्व करेंगे इसको, a2 ये a2 और यहाँ पर 2 दूनी 4 तो z का स्क्वायर, फिर हम 3 पुट करेंगे तो a3 तो z की पावर 4 पुट करेंगे a4 तो 4 दूनी 8 तो z की पावर 6, इस तरह से, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं यहाँ पर 1/z और यहाँ पर इसकी अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। z के भी करवा लेते हैं और इसकी भी करवा देते हैं साथ में ही, देखिए। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो 1/z, चलो हम पहले इसके ही करवा लेंगे, 1 माइनस का हाफ और ये हो जाएगा a2z का स्क्वायर हाफ a3 z की 4 हाफ a4 z की पावर 6, ठीक है। आ रहा है ना समझ में। तो हमने क्या किया है, केवल माइनस हाफ से इसकी मल्टीप्लाई ही की है, ठीक है। और इस तरह से चल रहा है भाई हमारा सिस्टम। अब हम क्या करते हैं, जो ये z है आप यहीं समझे, आप नेक्स्ट टाइम में करें, मैं यहीं कर देता हूँ।
इस जेड की भी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 1/z आ जाएगा, यहाँ पर एक पावर जेड की कम हो जाएगी, है ना, क्योंकि डिवाइड में जाएगा, और यहाँ पर भी कम हो जाएगी तो 3 बचेगी, यहाँ पर कम हो जाएगी तो 5 बचेगी। ठीक है, 1/z कहाँ गया, अंदर मल्टीप्लाई होने के बाद यहाँ पर देखिए पावर को कम कर दिया और यहाँ पर डिवाइड में आ चुका। ठीक है, तो जो ये है हमारी, ये बनी है भाई हमारी जी की वैल्यू, इतनी हमने सोल्व की है। ठीक है, अब हम आगे क्या करते हैं, ध्यान से देखिए। तो आगे हमने काम करना है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा भाई, इतनी चीज़ आपको समझ में आई है, तो अब हम इसको यहाँ इरेज करते हैं और फिर इसको आगे मैं समझाता हूँ। ध्यान से देखिए, आप नोट करते रहे साथ साथ में, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, बिल्कुल आसान है। यहाँ से अब नेक्स्ट देखिए, तो यह आएगी g इज इक्वल टू 1/z। ठीक है, अब जो यहाँ पर है मैं प्लस रख लेता हूँ, और अब देखिए ध्यान से देखिए, ये सारी टर्म माइनस की हैं, तो इस सारी टर्म को मैं एक फार्मूले में क्लोज करता हूँ। वो फार्मूला किस तरह से, देखिए मैं खुद ही उसको जनरेट करता हूँ, an+1 और डिवाइड में 2 और z की पावर n। ठीक है ना भाई, देखिए ध्यान से देखिए, तो ये है, और समेशन लगा देता हूँ इस टर्म पर। इस टर्म पर समेशन लगाऊंगा तो क्या होगा, समेशन n, समेशन कहाँ से चालू होगा, क्योंकि यहाँ पर टर्म 8 हुआ तो 1 से चालू होगा। समझ में नहीं आया, तो इस तरह से देखिए समेशन मैंने अप्लाई किया है n1 टू इन्फिनिटी, और इस सारे रिजल्ट को मैंने इस तरह से क्लोज करके लिख दिया। देखिए आप जनरेट करके देखिए इसको, ये है, तो देखिए ये फंक्शन था, तो इसमें आप 1 रखेंगे तो टर्म जनरेट होंगी। देखिए हाफ माइनस का हाफ तो है ही, और फिर 1 रखेंगे तो a2 और फिर z की पावर 1। ठीक है, फर्स्ट टर्म आई, तो सेकंड टर्म को देखिए माइनस का हाफ, और सेकंड यहाँ पर 2 रखेंगे तो a3/2, और यहाँ पर आएगा z का स्क्वायर। ठीक है, लेकिन यहाँ z का क्यूब है। ठीक है, ऐसा क्यों है, क्यों कम आ रहा है, क्योंकि हमने देखिए, आपने ऊपर देखा कि हमने z से पहले डिवाइड भी कर दिया था। ठीक है ना, तो सारी टर्म जनरेट हो जाएंगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम पहले डिवाइड हम दे चुके हैं z से, इस कारण से एक पावर कम आई हुई है। ठीक है ना, तो ये इस तरह से है। तो भाई अब आगे देखिए, अब हम इसको क्या करते हैं, यहाँ तक इसको हमने इस फार्मूले में बांध कर लिख दिया भाई। ठीक है ना, तो ये सारी टर्म इस तरह से जनरेट होती रहेंगी। अब आप यहाँ भी देखेंगे ना कि इसमें पुट करेंगे, 3 पुट करना है अब यहाँ पर, तो a4/2 और यहाँ पर z की पावर। तो ठीक है ना भाई, तो इस तरह से मतलब कुछ टर्म हम इग्नोर भी कर चुके हैं, तो इस कारण से इसमें कुछ फ़र्क है, तो वैसे हम इस कारण से कम है, तो ये सारी टर्म जनरेट हो जाएंगी। और जो ये है, अब जो ये है यहाँ पर हम इसको, जो ये है यहाँ पर, इसको हम α n कह देते हैं। α n हमने किसको कह दिया कि an+1/2, इसको हम α n का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो ये टर्म क्या बनेगी, अब ये बनेगी 1/z प्लस समेशन n1 टू इन्फिनिटी α_n z की पावर n। ठीक है, तो g को हमने इतना मतलब कंप्रेस कर दिया भाई, इतना मिनिमाइज हमने कर दिया। अब देखिए, अब हम क्या कहते हैं, α1 का मोड लेस देन इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पर α1 क्या बनेगा। ठीक है ना, देखिए α1 जैसे कि ये है, तो 1 रखा था, तो हमने देखिए α1 क्या बनेगा, वो बनेगा a2/2। क्या बनेगा वो, a2/2। तो इसका कारण से मतलब a2/2 और माइनस के साथ था, तो उसका मोड भी लेस देन इक्वल टू 1 होगा। नहीं आया भाई समझ में, देखिए ध्यान से देखिए कि हमने क्या किया कि हम ये कहते हैं कि यदि α1 का मोड लेस देन इक्वल टू 1 है, तो α1 क्या है, हमने ये सारा α_n मानने आना, तो α1 क्या होगा, 1 पुट कर देंगे भाई इसमें, तो a2/2 का मोड भी लेस देन इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, अब देखिए, अब हम इसको सोल्व करेंगे, तो यहाँ पर सोल्व करते हैं, तो a2/2 का मोड में प्लस हो जाएगा, तो a2 और फिर ये उस तरफ जाएगा तो ये आ जाएगा। तो यही तो हमने प्रूव करना था फर्स्ट पार्ट में कि a2 का मोड लेस देन इक्वल टू 2 होगा। समझ में आया है, तो इस तरह से हमने किया है भाई। और ठीक है, जिस तरह से हमने टर्म इसमें इग्नोर करते चले हैं, तो उसी तरह से देखिए हमारा पार्ट प्रूव हो जाता है इजीली। अगर हम उनको सबको लेते तो बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाती। ठीक है ना, तो हम इग्नोर करते चलेंगे जिससे हमारा काम हो जाए, बस हमारी प्रूफ होना चाहिए भाई कंप्लीट। तो हमने कंप्लीट कर दिया। अब सेकंड प्रूफ को देखते हैं, जो सेकंड पार्ट में कहता था कि fz कंटेन करता है उन सभी w को, w क्या है, ओपन डिस्क है, जिनकी रेडियस क्या है 1/4 से लेस है। तो उस पार्ट को हम देखिए कैसे करेंगे, हम कन्वर्सली मान कर चलेंगे। ठीक है ना,
तो उसको करते हैं। फिलहाल मेरे ख्याल से इस फर्स्ट पार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। हम आपकी समस्या को सोल्व करेंगे। तो देखिए भाई, अब सेकंड पार्ट को देखते हैं, ध्यान से देखिए और इसको साथ साथ में नोट करते रहे। अब हम सेकंड पार्ट को स्टार्ट करते हैं। 1/4 थ्योरम का आप सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट ये है कि एफ डी कंटेन करेगा उन सभी डब्लू को, डब्लू सच दैट कि जिनकी रेडियस है वो क्या है 1/4 है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना। डब्लू क्या है? ओपन डिस्कस सर्कुलर पाथ है। तो उन सब को कंटेन करेगा, उन सभी डब्लू को एफ डी कंटेन करेगा जिनकी रेडियस है 1/4 से लेस है, ठीक है। हम क्या कर लेते हैं, हम प्रूफ देखते हैं। हम सेकंड का हम क्या करते हैं कि लेट करते हैं कि डब्लू कंटेन नहीं होता है या बिलोंग नहीं करता है एफ डी से, ठीक है। ठीक है, तो हम कन्वर्स मान कर चलते हैं। तो देखिए, हम लेट करते हैं कि डब्लू कंटेन नहीं करता है या बिलोंग नहीं करता है एफ डी में। तो देन जो एफ है वो बिलोंग करता है एच डी में, ठीक है। ठीक है, कोई भी एच डी, अब मैं एक फंक्शन डिफाइन करूँगा उसके हिसाब से है। वी डिफाइन एच जेड, क्या है एच जेड? एफ ऑफ जेड अपॉन 1 माइनस एफ जेड अपॉन डब्लू, ठीक है। तो क्या है, हमने लेट कर लिया कि जो डब्लू है वो एफ डी में नहीं है, तो देन एफ एच डी में है। तो डिफाइन एच जेड इज इक्वल टू एफ जेड अपॉन, यदि मैं ये कहता हूँ कि भाई Z1 और Z2 डी में है और साथ में ये भी है कि एच जेड वन इज इक्वल टू है एच जेड टू के, ठीक है। तो क्या मिलेगा हमें? तो एच जेड वन, जैसे हम करते नहीं थे भाई कि हम दो एलिमेंट कोई भी एफ एक्स है तो उसमें 1 पुट करते थे, फिर x2 पुट करते थे इस तरह से, और फिर उनको अगर इमेज इक्वल है तो एलिमेंट इक्वल होते थे, ठीक है ना। वो तो उसी तरह से कर रहे हैं हम। तो देखिए ये है, तो इसमें फिर Z1 एलिमेंट पुट कीजिए ऊपर, एफ जेड वन अपॉन 1 माइनस एफ जेड वन अपॉन डब्लू। इसी तरह से इस तरफ भी हम पुट करेंगे एच जेड टू, मतलब एफ जेड टू 1 माइनस एफ जेड टू अपॉन, केवल इसके अपॉन में है डब्लू, हमने देखिए वहाँ पर डिफाइन कर रखा है, ठीक है। तो इससे हमें क्या इम्प्लाइज हो जाएगा, एफ जेड वन इज इक्वल टू एफ जेड टू। तो हमें क्या इम्प्लाइज होगा, जेड वन बराबर जेड टू होगा, है ना। इसका मतलब जो एच है वो क्या है, एच इज 1 1 फंक्शन, ठीक है। तो h क्या है, 1 1 है। यहाँ तक हमने h को 1 1 दिखाया है किस तरह से, बिल्कुल आसान कि डब्लू डी में नहीं मानते हम डब्लू को, तो एफ एच डी में है, तो इस तरह से हमने एच जेड को डिफाइन कर दिया। और फिर जेड वन डी में है तो एच जेड वन और एच जेड टू को हम इस तरह से, यदि ये है तो फिर ये तोड़ना ही है, ठीक है। और अगर दो इमेज इक्वल है तो फिर एलिमेंट इक्वल होंगे तो 1 1 हो जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट काम करते हैं, आप समझना है आपने, ध्यान से देखिए, ठीक है ना। साथ साथ में नोट करते रहे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, घबराने की जरूरत नहीं है। हमने केवल इसको डिफाइन ही तो किया है। इसके डिफाइन होते हैं हमने क्या कह दिया कि Z1 और Z2 कोई दो एलिमेंट है, वो डी डोमेन में है, तो हमने ये कह दिया कि HZ1 और HZ2 बराबर है। तो ये बराबर है तो भाई इसमें वैल्यू ही तो रखी है, बस ये बराबर कर दिया यहाँ पर Z1 फिर इसी तरह Z2 है ना। और फिर हमने ये क्या किया है, यहाँ पर ये इमेज इक्वल है तो एलिमेंट इक्वल होंगे, है ना, हमने किया है। अगर एलिमेंट इक्वल है तो इमेज इक्वल होगी, है ना। फिर वो इस तरह से हमने बताया था कि दो एलिमेंट की सेम इमेज है तो एलिमेंट भी इक्वल होते हैं, तो 1 1 हो जाता है ना। तो वही काम किया है हमने, ठीक है ना। तो इसमें केवल ये आपने माइंड में रखना है, देन तो फिर अपने आप ही हो जाएगा सारा काम। अब देखिए मैं इसको इरेज करता हूँ और आगे करते हैं इसको। देखिए h को 1 1 दिखा चुके, तो एच जेड को अब हम आगे कैरी करते हैं। क्या था हमारा, एच जेड एफ जेड अपॉन 1 माइनस एफ जेड डिवाइड बाई डब्लू, ये था ना। अब हम क्या करते हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे, एफ जेड और ये जो है 1 माइनस एफ जेड अपॉन डब्लू, इसको डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में मतलब ऊपर ले आते हैं, तो ये माइनस इनवर्स हो जाएगा भाई, ये 1 पावर है तो ऊपर आके माइनस हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें हम बायनोमियल थ्योरम खोलते हैं, ठीक है। और बायनोमियल थ्योरम को देखिए भाई किस तरह से खोलेंगे,
तो आपको पता है कि अगर हम a माइनस बी में भी खोल लेंगे तो वो अगर माइनस में खोल लेंगे तो प्लस ही आएगी। हमने फार्मूला बताया, आप खोल कर देख लें, हम डायरेक्ट बताएंगे, ठीक है ना, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी भाई इसमें, ठीक है ना। ये 11th का टॉपिक है, तो इसमें हम खोल लेंगे तो ये हो जाएगा बायनोमियल में फर्स्ट टर्म तो 1 ही रहेगी, तो 1, और ये खुलेगी एफ जेड अपॉन डब्लू, सेकेंड खुलेगी एफ जेड अपॉन डब्लू का होल स्क्वायर क्यूब। इस तरह से समझ में आया है, खोल सकते हैं ना भाई। ए प्लस बी की पावर है ना, अभी बताया था फर्स्ट पार्ट में भी क्या होता है बायनोमियल का फार्मूला। तो ये ए हो जाएगा, ये बी, ये इसकी पावर है एन, तो ठीक है। तो हम इस तरह से बायनोमियल थ्योरम को इसमें खोल लेंगे। एफ जेड क्या था हमारा, एफ जेड था जेड प्लस समेसन एन टू इन्फिनिटी ए एन जेड की पावर एन, यही था ना एफ जेड, ठीक है। 1 अपॉन एफ जेड अपॉन डब्लू और एफ जेड अपॉन डब्लू का होल स्क्वायर, और इस तरह से टर्म हमारी चलती रहेंगी, ठीक है। ये है। अब देखिए हम क्या करते हैं, तो हमने इस स्टेप में क्या किया है, केवल एफ जेड की वैल्यू को ही तो पुट किया है। तो आप बता सकते हैं कि एफ जेड की जो वैल्यू है वो हमारी भाई ये है, ठीक है। आप साथ साथ में लिखते रहे भाई जो यूज होए, तो ठीक है। तो हमारे पास जगह का अभाव है तो इस कारण से हम नहीं लिख रहे हैं, वैसे आपका हक है, लिखना है आपने। तो आगे देखिए, तो इसमें क्या करते हैं हम, z प्लस इसको ओपन कर देते हैं, 2 को यहाँ पुट करेंगे तो a2z स्क्वायर, फिर 3 पुट करेंगे a3z क्यूब, तो इस तरह से आती रहेंगी टर्म। तो a2z स्क्वायर 2 से चालू है ना ये, तो 2 ही पुट करेंगे तो a3z क्यूब, और इस तरह से हमारी ये खुलेगी भाई, ठीक है। हम ज़्यादा नहीं लिख रहे, अभी इग्नोर करते हैं बाकी टर्म को, 1-2 ही लिखते हैं बस। तो यहाँ पर देखिए, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए भाई, अब ये एफ जेड की वैल्यू यहाँ भी सेम पुट होगी। क्या है भाई ये एफ जेड की वैल्यू, ठीक है ना, ये हमने यहाँ पुट कर रखी है, ये है एफ जेड की वैल्यू, लेकिन मैं आपके लिए साफ लिख देता हूँ भाई एक बार फिर, क्योंकि ज़्यादा यूज हो रही है ये बार बार, ए एन जेड की पावर एन, ठीक है। तो ये है एफ जेड की वैल्यू। अब इसमें देखिए, यहाँ पर एफ जेड की वैल्यू पुट होगी, यहाँ पर एफ जेड की वैल्यू पुट होगी, और सभी में पुट होगी। तो इस तरह से देखिए भाई, पहले ही यहाँ पर भी बहुत सारी टर्म आ रही है, इनफाइनाइट टर्म्स हैं, और यहाँ पर भी है ना। इस कारण से तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, हम प्रूफ नहीं कर पाएंगे। तो इस कारण से हम इग्नोर ही करेंगे, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में किया था। ध्यान दीजिए, हम केवल उनको लेंगे जितने हमारे लिए सफिशेंट होंगी प्रूफ के लिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ध्यान से देखिए, हमें एफ जेड की वैल्यू कायदे से तो ये पुट करनी चाहिए थी भाई, कंप्लीट करनी चाहिए थी ना पुटे, लेकिन हम इसको भी इग्नोर करते हैं, केवल हम एफ जेड इक्वल टू जेड पुट कर देते हैं, ठीक है। हमारा प्रूफ तब भी कंप्लीट हो जाएगा। तो जेड अपॉन डब्लू, तो यहाँ पर पुट करेंगे तो जेड और अपॉन डब्लू, तो जेड स्क्वायर अपॉन डब्लू का स्क्वायर, और इस तरह से आगे यहाँ एफ जेड अपॉन डब्लू का नेक्स्ट हमने नहीं लिख रखी, तो क्यूब आएगा, तो वो जेड क्यूब अपॉन डब्लू क्यूब खुलेगा। तो लेकिन हमें इतना नहीं करना, ठीक है, हमारा प्रूफ ही हमने कंप्लीट करना है। ये तो इनफाइनाइट टर्म बनती रहेंगी इस तरह से। ये देखिए भाई, आप समझिए कि एफ जेड की जगह मैंने जेड ही क्यों पुट किया है, क्योंकि भाई हम टर्म को मिनिमाइज करना चाहते हैं, है ना। तो इस कारण से केवल मैं ये इतना पार्ट पुट कर देता हूँ, तो इस कारण से ये यहाँ पर जेड अपॉन डब्लू आया है, 1 तो है ही, ये जेड स्क्वायर अपॉन डब्लू स्क्वायर, और इस तरह से, ठीक है ना। ठीक है भाई, अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, तो इसी तरह से हम करेंगे, बस 1-2 टर्म को ओपन करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। अब जेड की मल्टीप्लाई यहाँ पर, ठीक है, नोट कीजिए भाई, एक हम गड़बड़ कर गए भाई थोड़ी सी। देखिए यहाँ पर ये क्या है, मल्टीप्लाई थी ना भाई एफ जेड, और फिर इसमें बायनोमियल खोल लिया तो मल्टीप्लाई ही रहेगी, ये टर्म यहाँ खुलेगी, फिर यहाँ भी मल्टीप्लाई ही तो रहेगी भाई, हमने यहाँ बायनोमियल ही तो खोल लिया, प्लस कहाँ से प्रकट हो गया, नहीं होना चाहिए ना। तो ठीक है, सॉरी, तो यहाँ पर डॉट मतलब मल्टीप्लाई ही रहेगी, तो इस कारण से मैं यहाँ मल्टीप्लाई करने गया तो फिर वो गलती पकड़ी गई कि भाई हम यहाँ पर मल्टीप्लाई तो ही तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पर हम प्लस गलती से वहाँ पर लिख गए थे, तो उसके लिए सॉरी। तो अब हम करते हैं, देखिए यहाँ पर डॉट है, तो अब इस जेड की मल्टीप्लाई इस पूरी टर्म के साथ करेंगे तो क्या होगा, जेड और फिर ये जेड स्क्वायर बाई डब्लू, और फिर ये जेड क्यूब बाई डब्लू स्क्वायर, जेड से ही मल्टीप्लाई की है,
और इस तरह से हम ये टर्म आएगी भाई। आया है ना समझ में, ये पार्ट आया है समझ में, केवल z की मल्टीप्लाई इन तीनों टर्म के साथ और इसी तरह से फिर आगे इन्फाइनाइट दिखा दिया इसको भाई, चलती रहेंगी ये। अब फिर यहाँ पर ये प्लस है, प्लस में ही खुलेंगी सारी टर्म, तो ये है जो, तो हमने एक मल्टीप्लाई ये कर दी और अब 2-3 मल्टीप्लाई हम इसकी और कर लेते हैं इसके साथ ही, तो यह आएगा a2z का स्क्वायर, ठीक है, और फिर यहाँ पर आएगा a2z क्यूब अपॉन w। देखिए भाई यहाँ पर इसकी अब जो ये टर्म है इस टर्म की मल्टीप्लाई इन्हीं के साथ, तो ये सेम आएगी और इसके साथ z की एक पावर बढ़ जाएगी और w है नीचे, और इसी तरह से यहाँ पर एक टर्म और करेंगे तो वो हो जाएगा a2z की 4 अपॉन w का स्क्वायर, और भाई इस तरह से चलती रहेगी ये। आया है समझ में, और आप इसके साथ भी खोलना चाहिए वो भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम नहीं करेंगे तो इग्नोर करेंगे। तो इस कारण से अब यहाँ तक हमने बस 2 मल्टीप्लाई को ओपन किया है, बाकी क्या किया है, इग्नोर रिमेनिंग टर्म्स, ठीक है, इनफाइनाइट टर्म आती रहेंगे इसमें इसी तरह से। तो यहाँ तक आने के बाद अब हमें क्या करना पड़ेगा, इरेज करेंगे और फिर हम आगे करते हैं। बिल्कुल थोड़ा सा प्रूफ रह चुका है भाई, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मैं आशा करता हूँ, क्योंकि कोई ज़्यादा है ही नहीं सिस्टम। इसको लेकर चले थे हम, इसको ऊपर ले गए तो ये -1 हो जाएगी, बाइनोमियल खोल ली है, बिल्कुल ईजी है ना, इस तरह से खुल जाएगी। फिर यहाँ पर वैल्यू पुट की है और फिर यहाँ पर ये जो आया है बाइनोमियल में, तो यहाँ ये क्यों किया, मिनिमाइज ही करना चाहते हैं, इनफाइनाइट टर्म को कम करना चाहते हैं किसी तरह से, तो यहाँ पर z ही पुट किया। वैसे ये समेशन वाली हमने नहीं पुट की, ठीक है, तो इस तरह से फिर मल्टीप्लाई करके दिखाया है बस, और ये आया है। अब देखिए, ठीक है, हमने ये किसकी वैल्यू को जनरेट किया है, hz की वैल्यू को हमने यहाँ निकाला है, तो ये hz है। अब देखिए अब हम क्या करते हैं, तो हम इरेज करते हैं, तो हम भाई इस पार्ट को इरेज कर लेते हैं इतना, ठीक है। देखिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए hz, तो z तो ये है भाई, z को अकेला लिख लिया। अब ये करते हैं कि z वाली वैल्यू है उनको अलग लिख लेते हैं, और z स्क्वायर वाली को वैल्यू, तो z वाली तो केवल एक ही थी, अब z स्क्वायर वाली लिखते हैं, तो z स्क्वायर बाई w, और क्या है, तो z वाली टर्म हमने अलग लिखी, अब z स्क्वायर वाली लिखेंगे इस ब्रैकेट में, तो z स्क्वायर बाई w, यहाँ पर फिर कोई और नहीं आएंगी, बाकी को हम सबको इग्नोर करेंगे, है ना। तो एक ग्रुप बनाएंगे भाई, पहले पावर 1 वाला, फिर पावर 2 वाला, इस तरह से, और पावर 3, पावर 4, तो लेकिन हम 2 पावर तक बाकी सारे ग्रुप को हम इग्नोर कर देंगे, ठीक है ना। तो देखिए, तो 2 वाली टर्म ये है, एक ये है भाई, तो ये है a2z का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में 3 वाला भी लिख सकते हैं, ये है 3 वाली टर्म और ये है, ठीक है, 4 वाला भी इसी तरह से लिख सकते हैं, लेकिन भाई हमें जब ज़रूरत ही नहीं है तो हम क्यों लिखें भाई, ठीक है। तो क्या करेंगे, इग्नोरिंग रिमेनिंग टर्म, ठीक है भाई। तो अब देखिए यहाँ से अब हम क्या करते हैं, z और 1/w a2, यहाँ से हमने कॉमन ले लिया भाई z स्क्वायर, ठीक है। तो अब इग्नोर कर चुके बाकी टर्म्स को, तो ये अब इतना ही बचेगा, तो ये है हमारा hz, ठीक है। अब हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं, एक बार तो हम डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट करते हैं 0, अगर 0 पुट करेंगे तो ये भी 0, z को 0 पुट कर दें तो ये भी 0, ठीक है। अब यहाँ पर इस पार्ट में मैं करता हूँ कि डिफ्रेंशिएशन करता हूँ इसका z के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा, ये कांस्टेंट चीज़ है भाई, तो ब्रैकेट में h रहेगी, और ये हो जाएगा 2z, ठीक है। अब फिर इसमें पुट करें 0, तो ये होगा 1 और ये 0, और फिर बाकी जितने भी हमने इग्नोर किए वो सारी 0 हो जाएंगी, तो ये इतना बचेगा, ठीक है ना। तो हम इग्नोर कर देंगे क्योंकि हमारा तो काम देखिए यहाँ से इस तरह से वैल्यू आ रही है, आ रहा है ना समझ में। तो ये है भाई, यहाँ तक अब आपको समझ में आया हो, तो अब हम नेक्स्ट काम करते हैं, और ध्यान से समझिए, यहाँ तक कुछ नहीं किया हमने, z वाली टर्म इकट्ठी पावर 1 वाली, पावर 2 वाली, और बाकी हमने इग्नोर कर दी, तो यहाँ से फिर हमने कॉमन ही लिया है, ठीक है। फिर डायरेक्ट 0 पुट किया तो रिजल्ट आया 0 ही, और फिर डिफ्रेंशिएशन किया z के रिस्पेक्ट में तो 1, h-0 का आंसर आया है 1। तो अब हम क्या करते हैं, जो हमने प्रूफ करना है कि WFD उन सभी W को कंटेन करेगा जिनकी रेडियस 1/4 से लेस होगी,
अब इस पर फोकस करते हैं, तो ध्यान से देखिए। तो ठीक है ना भाई, अब करते हैं हम नेक्स्ट काम। देखिए तो देखिए हमने क्या किया है, जो प्रूफ फर्स्ट से हम करके आए हैं, तो लिख देना आपने कि बाई प्रूफ फर्स्ट क्या प्रूव किया आपने कि A2 का मोड है जो वो लेस देन इक्वल टू 2 होगा। यही प्रूव किया है ना आपने 1/4 थ्योरम के फर्स्ट पार्ट में। ठीक है, तो अब देखिए, अब हमारी जो सीरीज है, जो भी सीरीज थी वो क्या थी, Fz इज इक्वल टू z प्लस समेशन n टू इन्फिनिटी an z की पावर n। तो मतलब 2 से स्टार्ट हो रही है ना, तो इस कारण से हम इसका केवल ये कोफिशिएंट उठाते हैं। और ये देखिए, वैसे मैंने z की वैल्यू को मैंने कहा इग्नोर है, वैसे आप दिखा सकते हैं भाई, थोड़ा रिप्रेजेंट अच्छा लगे कि भाई चलती रहेगी यहाँ पर टर्म, क्योंकि हमने क्या है, यहाँ हमने 0 पुट किया तो सारी 0 ही होनी है। ठीक है ना, ये डैश डैश दिखा देना यहाँ पर, और इसी तरह से यहाँ पर भी आप कर देना कि क्योंकि यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो फिर वो सारे 0, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, मतलब कि ये चलती रहेंगी, इन्फिनिटी टर्म है इसमें, इग्नोर कर रखिए वैसे तो हमने, लेकिन हमने इतने से ही सोल्व किया है। ठीक है, तो हमने पार्ट 2 में ये प्रूव करना है। तो देखिए अब क्या होगा, तो ध्यान से देखिए भाई, यहाँ तक हमने करना है। यहाँ पर अब हम लेते हैं केवल ये टर्म। ठीक है, तो ये टर्म लेंगे तो 1/w A2 लेस देन इक्वल टू 2। ठीक है, तो इस क्योंकि हमारी A2 हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूव किया है, तो और हमारी सीरीज भी 2 से ही चालू है, तो हम ये दूसरी टर्म का जो कोफिशिएंट है इसको लेते हैं, और ये क्या है A2 और लेस देन इक्वल टू 2। अब देखिए A मोड A प्लस B ग्रेटर देन इक्वल टू होता है मोड A माइनस मोड B से। ठीक है, कोई भी वैल्यू आप पुट करके देखें तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई रहेगी। ठीक है, तो इस तरह से है। तो अब यहाँ पर इसी तरह से ये है हमारा, तो इसको हम सोल्व करेंगे। क्या है, 1/w प्लस A2 है ना, तो इसको हम ये लिख सकते हैं ना 1/w माइनस A2 के मोड से। भाई ये है मोड A प्लस B मान लिया इसको, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। तो इसकी वैल्यू लेस भी है और इक्वल भी है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकते हैं 1/w का मोड और A2 का मोड। ये चीज़ नोट कीजिए भाई आप। ठीक है, और ये जो चीज़ आई है इसको, मतलब इस पूरी टर्म को मैं ये लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ कि 1/w का मोड A2 का मोड, और भाई ये लेस देन इक्वल टू 2। ठीक है ना, लेस देन इक्वल टू 2 इसकी तरफ है ना, ये जो इनक्वलिटी का मुंह ओपन है इसी की तरफ है, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको। ठीक है ना, ट्रांसफ़र करके। तो ये है। अब देखिए A2 की वैल्यू हमारी क्या है, 1/w A2 की वैल्यू है 2 है ना, लेस देन इक्वल टू 2। इनक्वलिटी को सोल्व करते हैं, तो देखिए भाई दोनों तरफ ऐड करेंगे 2 तो ये ख़त्म हो जाएगा, तो दोनों तरफ ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा मतलब 4, और ये इस तरफ से चला जाएगा। चलो हम, तो यहाँ ख़त्म हो जाएगा, तो ये होगा लेस देन इक्वल टू 4। आया है ना समझ में भाई। यहाँ पर हमने क्या किया, 2 रिप्लेस किया, तो इस 2 को ख़त्म करना चाहते हो, फिर दोनों तरफ ऐड किया तो ये कट जाएगा, और फिर यहाँ पर 4 हो जाएगा। ठीक है ना, ये किया है। अब हम रेसिप्रोकल करते हैं, रेसिप्रोकल करेंगे तो ये चेंज हो जाएगी मोड। रेसिप्रोकल करने के बाद हमें ये मिलेगा कि मोड W ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा 1/4 के। लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि सभी W को कंटेन करता है FD हमारा, FD सभी W को कंटेन करता है। W किस तरह के हैं, W सच दैट कि W ये रेडियस 1/4 से लेस है, लेकिन कि मोड W ग्रेटर देन इक्वल टू 1/4। लेकिन ध्यान दीजिए भाई, ये कब आ रहा है, ये तब आया है जब मैं ये मान के चला हूँ कि W FD में बिलोंग नहीं करता। आया ना समझ में, और ये सभी W के लिए आया है, नोट कीजिए, सभी W के लिए ही आया है भाई, ये कि सभी W अगर FD में बिलोंग नहीं करेंगे ना, तो ये आ चुका है कि 1/4 से उसकी रेडियस ज़्यादा होगी या फिर इक्वल होगी, लेस नहीं होगी 1/4 से। ठीक है,
यदि हम फिर उसको मान कर चलेंगे तो ये अब फिर आपने थ्योरी लिख देनी है, इफ W बिलोंग कर रहा है FD में तो इट मस्ट बी कि मोड W क्या होगा, लेस देन 1/4 होगा। तो हैंस प्रूफ कंप्लीट। आया ना समझ में? जरा सा ध्यान दीजिए कि मैं ये कंडीशन कब आई है, ये कंडीशन तब आई है ना कि जब मैं W को FD में नहीं मानता। FD में नहीं मानता तो इसका मतलब उसकी लेस नहीं होगी, मोड W लेस देन 1/4 नहीं होगा। और वही तो आया है हमारा कि मोड W लेस देन 1/4 नहीं आया, ये आया है ग्रेटर देन और इक्वल 1/4। ग्रेटर भी आया है, उसको देखिए कन्वर्स आ रहा है ना उस स्टेटमेंट का कि लेस कह रहा है तो ग्रेटर आया है, वो इक्वल नहीं कर रहा तो ये इक्वल भी कर रहा है। तो मतलब कि अगर ये नहीं है तो ये सभी W के लिए ये कंडीशन है। अगर ये बिलोंग करेगा W में, ये लिख दिया कि इफ W बिलोंग करता है FD में तो देन इट मस्ट बी मोड W लेस देन 1/4 हैंस प्रूव्ड। ठीक है, मेरे ख्याल से भाई जो ये 1/4 थ्योरम का प्रूफ है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर फिर भी कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक हमारी नेक्स्ट वीडियो आए, पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।